हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे मांग की लोच की श्रेणियों की, जिसमें मैंने आपको परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई थी। अब इसमें दूसरा आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो परफेक्ट इनइलास्टिसिटी डिमांड क्या है कि जब किसी वस्तु की प्राइस में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यह पूर्ण बेलोचदार मांग कही जाती है ना। और इस प्रकार की मांग जो होती है वो इमेजिनरी होती है, और वास्तविक जीवन में इस प्रकार की मांग की लोच प्राय हमको देखने को ही नहीं मिलती है। और इसको हम व्यक्त करते हैं ईडी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसी में दूसरे आती है मांग, जो आती है वो आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोचदार मांग जिसे कहेंगे। तो जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो, यानी कि जितना मांग में परिवर्तन हुआ है उतना ही कीमत में परिवर्तन हो, तो इस तरह की जो मांग कहलाएगी वो लोचदार मांग कहलाएगी। ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में उसी रेशियो में चेंज होता है जिस रेशियो में प्राइजेस में चेंज होता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और इसे लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे शो करते हैं? ईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ये कहलाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें दूसरा आता है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह डिमांड है कि जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। ठीक है। तो ऐसी दशा में अत्यधिक लोचदार मांग हम इसे कहेंगे। ठीक। तो इसको हम कैसे शो करते हैं? इसको शो करते हैं ई लेस देन 1। तो यहाँ पर जो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वो सामान्यतः बहुत विलासिता वाली प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं वह उनकी मांग जो है इस तरह की होती है ना। अब दूसरी आती है अनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेलोचदार मांग जो है जब किसी मांग का आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु के कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो इस स्थिति को हम कहेंगे बेलोचदार मांग कहेंगे। और इसको करते हैं ई ग्रेटर देन 1। ठीक है। इसको इस तरह से शो करते हैं यहाँ पर। तो ये कहलाएगी बेलोचदार मांग। तो ये तो मैंने बताई कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं हम मांग की लोच को मेज़र करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम मांग की लोच की अवधारणा जो है इकोनॉमिक्स की उन अवधारणाओं में से एक है कि जिनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक जगत में अत्यधिक जो है यूज़ किया जाता है। तो अर्थशास्त्रियों ने इसको मेज़र करने के लिए बहुत सारी मतलब 4 जो है विधियां बताई हैं यहाँ पर। बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, 4 विधियां बताई हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं, वो मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है इसमें परसेंटेज मेथड आता है, फिर टोटल आउटले मेथड आता है, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड आता है, और फिर इसमें लास्ट जो मेथड आता है वो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड आता है ना। अब पहला जो मेथड है परसेंटेज मेथड को जानेंगे। तो इस मेथड को जो प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर फ्लक्स थे। इन्होंने इस विधि को मांग की लोच को मापने के लिए वस्तु की कीमत में अंतर आने के कारण वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया। तो इसके लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत के प्रतिशत परिवर्तन को डिवाइड करके मांग की लोच ज्ञात की जाती है। और यदि हमें कहें कि भागफल 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है।
अधिक होती है, और यदि बराबर है तो EP इक्वल्स टू 1 होता है, यदि भागफल इक्वल से कम आता है तो EP लेस देन 1 होता है। हाँ, और इसको किस तरह से शो करते हैं? EP इक्वल्स टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब दूसरा मेथड जो आता है वो मेथड है टोटल आउटले मेथड। तो मार्शल ने इस विधि का प्रतिपादन किया, और मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कुल व्यय को आधार माना, और इस मेथड के अंतर्गत प्राइजेस में चेंजेस से पहले हमारे कुल व्यय और कीमत में चेंज होने के बाद के कुल जो व्यय है उसकी तुलना यहाँ पर की, और इस प्रकार हमारे कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच को इकाई या इकाई से कम या इकाई से अधिक होती है। तो इन तीनों परिस्थितियों में इनको यहाँ पर बताया। तो जहाँ पर अधिक है वहाँ पर EP ग्रेटर देन 1, जहाँ बराबर है EP इक्वल्स टू 1, और जहाँ पर कम है EP लेस देन 1 बताया। ठीक है, अब हमें कहेंगे तीसरा जो आता है वो आती है यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। तो यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है? यहाँ पर जबकि वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तो मांगी गई मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग कर्व के किसी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। तो इसका कारण यह भी है कि किसी मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। तो बिंदु लोच की विधि से इसको मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो है EP इक्वल्स टू मांग कर्व पर किसी भी बिंदु से मांग वक्र का निचला वाला हिस्सा लोअर पॉइंट, और अपॉन मांग वक्र पर किसी भी बिंदु से मांग कर्व का अपर पॉइंट, है ना, अपॉन कर देते हैं। यदि ये दोनों भाग बराबर होते हैं तो वस्तु की मांग की मांग लोचदार मानी जाती है, और यदि नीचे भाग बड़ा होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाती है। यदि ऊपर का भाग बड़ा होता है तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया बिंदु लोच विधि क्या है। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है मांग की चाप लोच विधि। चाप लोच विधि क्या है कि जब प्राइजेस में परिवर्तन के कारण मांग दशा में बड़ा परिवर्तन होता है, ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच का सही माप जो है वो ज्ञात करने के लिए चाप लोच विधि काम में ली जाती है। तो मांग की दशाओं के बड़े परिवर्तन के कारण मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए आरंभिक और परिवर्तित मात्राओं का एवरेज का प्रयोग किया जाता है ना, या फिर अन्य शब्दों में कहें कि जो आर्क मेथड के द्वारा नई एवं पुरानी, है ना, दोनों ही नई एवं पुरानी प्राइजेस और मांग के एवरेज के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है ना। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से शो करेंगे? तो EP इक्वल्स टू मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा प्लस मांग की नवीन मात्रा, इसको हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, और कीमत में परिवर्तन होगा डेल्टा P, और प्रारंभिक कीमत होगी P1 और नवीन कीमत होगी प्लस P2, है ना। इसको इस तरह से शो किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमारे मेज़र करने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और ये मैंने बताया कि कौन कौन सी डिग्रियां हो सकती हैं ना। अब इसके बाद जो आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, या मांग की लोच की अवधारणा का महत्व क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।